नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर ग्राम समाज एवं विकास की क्लास में मैं दुष्यंत सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्राम समाज एवं विकास की रेगुलर क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से डेली प्रोवाइड कराई जा रही हैं और इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के विषय में, यानी आज हम कृषि को डिस्कस करने वाले हैं। और इस सेशन में हम बात करेंगे कि कृषि होती क्या है, कृषि का हमारी इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है, इसके साथ साथ कृषि कितने प्रकार से की जाती है, कृषि का महत्व क्या है और कृषि की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, इन सभी बिंदुओं को हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कृषि की बात करें तो कृषि को अंग्रेजी में कहा जाता है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एग्री और कल्चर। ठीक है, एग्री का अर्थ होता है मृदा यानी मिट्टी, और कल्चर का मतलब होता है कर्षण। कर्षण किसे कहते हैं? क्रिया करने को। ठीक है, काम करने को कहते हैं कर्षण, और एग्री का अर्थ होता है मृदा, यानी मृदा के साथ मिलकर के क्या करना, कार्य करना, या मृदा में कार्य करना, मिट्टी के साथ कोई भी एक्टिविटी करना, वही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का अर्थ आप समझ पाए होंगे। कुछ प्रमुख फैक्ट्स को देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा में यहाँ से आ सकते हैं। कुल भू क्षेत्र जितना भी भारत का क्षेत्रफल है उसके 51% भाग पर, यानी 51% भाग पर जो है वो कृषि की जाती है। ठीक है, यानी भारत का जितना भी भू क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, और जो भी भूमि है उस भूमि के 51% भाग पर कृषि संबंधी क्रियाएं की जाती हैं। और वहीं बात करें कि इस कृषि संबंधी क्रियाओं से, यानी खेतीबाड़ी से या फिर खेतीबाड़ी से जुड़े हुए व्यवसायों से कितने प्रतिशत लोग जो है भारत में जुड़े हुए हैं, तो 70% लोग जो हैं वो कृषि या फिर कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय, ठीक है, या तो डायरेक्टली कृषि से जुड़े हुए हैं या कृषि से जुड़े हुए जो अन्य व्यवसाय होते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत जो है वो 70 है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में हमें लगातार जो है, अगर हम देखा जाए जब भारत आज़ाद हुआ था तब से लेकर के और वर्तमान समय तक कृषि क्षेत्र में निरंतर प्रगति जो है हमें देखने को मिली है। इसका उदाहरण यहाँ से समझा जा सकता है कि 1951-52 में 1951-52 में जो खाद्यान्न उत्पादन था भारत का, मान जितना भी खाने का जो अन्न होता था, अनाज होता था, उसका जो उत्पादन होता था 1951-52 में वो 52 मिलियन टन होता था। ठीक है, केवल 52 मिलियन टन का जो है खाद्यान्न उत्पादन 1951-52 में हुआ था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखें तो 2020-21 में, यानी लेटेस्ट आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2020-21 में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है वो है 297.5 मिलियन टन। ठीक है, 1951-52 में ये केवल 52 मिलियन टन था, और 2020-21 में आकर के इसकी जो मात्रा थी वो कितनी हो गई? 297.5 मिलियन टन। एक प्रश्न यहाँ से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि 2020-21 में जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ था वो 2019-20 की तुलना में कितना ज़्यादा था? ठीक है, 2019-20 की तुलना में कितना ज़्यादा था? तो जो 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन हुआ है 297.5 मिलियन टन, ये 2019-20 से 79.4 लाख टन ज़्यादा है। ठीक है, यानी 2019-20 से हमने 79.4 लाख टन, ठीक है, 79.4 लाख टन जो है हमने जो है खाद्यान्न उत्पादन ज़्यादा किया है, किससे? 2019-20 से। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारी वास्तविक जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, वास्तविक जीडीपी में कृषि की भागीदारी जो है उद्योग तथा सेवाओं के सापेक्ष जो है अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती है। यहाँ से मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ से हमारी इकोनॉमी चलती है, और हमारी इकोनॉमी जिन 3 क्षेत्रों पर डिपेंड रहती है वो 3 क्षेत्रों को हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, कृषि और कृषि से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में, अब इस चीज़ को चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा जो कृषि है, खेतीबाड़ी है, और कृषि से जुड़े हुए जितने भी व्यवसाय हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं आपकी जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, वो द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। और तृतीयक क्षेत्र जो है हमारा वो सेवा क्षेत्र है, जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं।
ठीक है। एक प्रश्न ये भी आता है यहाँ से, तीनों क्षेत्रों के बारे में मैंने बताया आपको। प्राथमिक क्षेत्र कृषि और उससे संबंधित व्यवसायों का क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयाँ या उद्योग धंधे जो भी होते हैं वो आते हैं। तृतीय क्षेत्र में आपका सर्विस सेक्टर आता है। और ये पूछा जाता है प्रश्न कि हमारी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो वो सर्विस सेक्टर का जो योगदान है हमारे यहाँ पर सर्वाधिक माना जाता है। ठीक है। हालांकि ये चीज़ें जो उत्पादन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें जितनी भी फसलें होंगी, ठीक है, डाटा निकाला जाएगा उसका। जैसे मान लिया 2019-20 में किस फसल का कितना उत्पादन हुआ, भारत किस फसल में उत्पादन में कौन से स्थान पर है, इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ तो केवल हम कृषि के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से कृषि में डेवलपमेंट हुआ था, कृषि से संबंधित सामान्य चीज़ें हैं उन्हें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी का जो उत्पादन से संबंधित चीज़ें हैं, टोटल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, चावल उत्पादन कितना हुआ, दालें कितनी उत्पादित हुई, ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में जो फसलें हैं उनका अलग अलग जो भी डाटा आएगा, ठीक है, उत्पादन से संबंधित 19-20 के परिप्रेक्ष्य में या 20-21 के संदर्भ में उसको हम अलग से देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ से जीडीपी में जो कृषि की भागीदारी है वो आपको पता चल गई, उद्योग और सेवाओं से कम है, यानी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से जो है कृषि की भागीदारी जीडीपी में अब जो है अपेक्षाकृत कम देखी जाती है। और कहने को कहते हैं भारत जो है कृषि प्रधान देश है, लेकिन आप यहीं से देख सकते हैं कृषि के क्षेत्र में इतने ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किए जा रहे हैं, कृषि से संबंधित इतने ज़्यादा अनुसंधान नहीं किए जा रहे हैं। इसी वजह से इन दोनों सेक्टर से ज़्यादा जो है इन दोनों सेक्टर से जो है कम है जीडीपी में इसका योगदान, और कहने को हम इसे क्या कहते हैं, कृषि प्रधान देश कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जैसे 9वीं और 10वीं जो पंचवर्षीय योजना आई थी, 9वां और 10वां 5 ईयर प्लान था, उस योजना में कृषि क्षेत्र में जो विकास की दर रही थी वो लगभग 2.5% रही थी। कृषि विकास की दर से कृषि क्षेत्र में जो विकास हुआ था उसकी रेट जो थी 2.5% थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये जो कृषि क्षेत्र की विकास दर थी ये 2.4% थी। 8वीं की बात करें तो 8वीं में ये जो विकास दर थी ज़्यादा थी, 4.72%। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो कृषि क्षेत्र की विकास दर थी वो 4.72% थी, और 8वीं के बाद में जो 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी उनमें यह जो कृषि की विकास दर थी ये थोड़ी सी कम देखने को यहाँ पे मिलती है। फिर इसके बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है, 11वां 5 ईयर प्लान आता है। इसमें लक्ष्य रखा गया था आपका 4.7%। ठीक है, 4.7% कृषि क्षेत्र में विकास का जो लक्ष्य था, विकास की जो दर का लक्ष्य था वो 4.7% रखा गया था, लेकिन इसके सापेक्ष जो प्राप्ति हुई थी हमें कृषि विकास की, ठीक है, कृषि विकास में जो प्रगति देखने को मिली थी वो 3.7% थी। ठीक है, लक्ष्य 4.7% का रखा गया था और प्राप्ति हमको 3.7% की हुई थी। 12वीं योजना आई थी 12वीं योजना जो आई थी, 12वीं योजना में 5% का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया था कृषि क्षेत्र में विकास का। कृषि क्षेत्र में विकास की दर जो निर्धारित की गई थी वो 5% का लक्ष्य इसमें रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय, एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन जाता है इंपॉर्टेंट कि सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना है, और इसके बाद में जो पंचवर्षीय योजना का जो सिस्टम है वो समाप्त कर दिया गया, मोदी जी ने समाप्त कर दिया। इसके बाद में कोई भी 5 ईयर प्लान जो है अब नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट थी, ये भी आप याद रखेंगे। कृषि के प्रकारों को देखते हैं। कृषि को अगर हम बांटें तो 2 इकाइयों में इसको हम बांट सकते हैं। एक होती है इसकी प्राइमरी यूनिट और दूसरी होती है इसकी सेकेंडरी यूनिट, यानी प्राथमिक इकाई और द्वितीयक इकाई। प्राथमिक इकाई में आता है अपना जो भी वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, फसलें होती हैं, उसको हम पौध विज्ञान कहते हैं। तो प्राथमिक इकाई पौध विज्ञान से संबंधित है, और वहीं द्वितीयक इकाई जो है वो आपकी पशु विज्ञान से संबंधित है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कृषि की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पशु कहाँ से आ गए, तो आप ये याद रखें, कृषि की बात जब आती है, फार्मिंग की बात जब आती है, तो वहाँ पर कृषि और पशुपालन साथ साथ चलते हैं। पशुपालन भी कृषि का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो 2 इकाइयों में इसको बांटा जाता है कृषि को, और आपकी प्राथमिक इकाई आपकी जो फसलें हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इनसे संबंधित है, वनस्पतियों से संबंधित है, ये पौध विज्ञान कहलाता है, और द्वितीयक इकाई आपकी पशु विज्ञान कहलाती है। यहाँ पर पशु विज्ञान के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, और एक तरह से जो पशु जनगणना भी है, इससे भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो पशु जनगणना को भी देखेंगे कि भारत का जो कुल
जैसे मान लो कि बकरियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, जो पशुधन है वो कितना है भारत का कुल, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम पशु विज्ञान को अलग से देखेंगे। फिलहाल आज हम देखने वाले हैं जो पौध विज्ञान है, ठीक है, फसलों के बारे में, कृषि के बारे में, कृषि कितने प्रकार से की जाती है, कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। ये सभी जो टाइप है कृषि के, ये पौध विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका मिश्रित कृषि, ठीक है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिश्रित कृषि क्या होती है, ठीक है, या किस प्रकार की कृषि में दो फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, या किस प्रकार की कृषि में पशुपालन और कृषि यानी खेती, फसलें उगाना और पशुपालन करना एक साथ साथ किया जाता है, किस प्रकार की कृषि में किया जाता है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मिश्रित कृषि की हम बात करते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिक्स्ड फार्मिंग इसको हम कहते हैं। दो या दो से अधिक, देखो मिश्रित नाम से ही आप समझ, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल समझना है कि मिश्रित का मतलब क्या है, मिला हुआ। तो दो या दो से अधिक फसलें जब किसी खेत में एक साथ उगाई जाती हैं, दो या दो से अधिक फसलें जब किसी खेत में एक साथ उगाई जाती हैं तो वो मिश्रित कृषि कहलाती है। और इस मिश्रित कृषि में फसलों का उत्पादन और पशुपालन, ध्यान रखेंगे, फसलों का उत्पादन और पशुपालन साथ साथ इसमें किया जाता है। अब एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जो फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, किस फसल का किसके साथ कॉम्बिनेशन होता है, कौन सी फसल किस फसल के साथ उगाई जाती है। एक ही खेत में दो फसलें उगाना, ठीक है, एक साथ, वही जो है मिश्रित कृषि होता है। तो ज्वार जो होती है और मूंग जो होती है, मूंग मतलब जो दाल हम खाते हैं, ज्वार और मूंग ये दोनों फसलें जो है एक साथ उगाई जा सकती हैं। इसके अलावा अरहर जो होता है, अरहर की जो दाल होती है, अरहर और मूंगफली, ये भी दोनों जो है एक साथ एक ही खेत में उगाई जा सकती हैं। बाजरा और उड़द, ठीक है, ये दोनों की खेती भी एक साथ की जा सकती है। इसके अलावा गेहूं और चना की खेती, आप में से जो ज़्यादातर लोग गाँव से इस चीज़ को देख रहे होंगे तो उनको पता भी होगा और वो अपने खेतों में उगाते भी होंगे। तो ये मिक्स्ड फार्मिंग होती है आपकी। मिक्स्ड फार्मिंग में बस आपको इतना याद रखना है कि दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में उगाया जाता है। इसके साथ साथ फसल उत्पादन और पशुपालन ये दोनों एक साथ किए जाते हैं, वही क्या होती है, आपकी मिश्रित कृषि होती है। इसके बाद में आती है आपकी शिफ्टिंग खेती, ठीक है। शिफ्ट, देखिए आप समझिए चीज़ को, शिफ्ट करना, किसी चीज़ को शिफ्ट करना का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ले जाना, स्थानांतरित करना, ठीक है, शिफ्टिंग, वही तो शिफ्टिंग है। तो शिफ्टिंग खेती भी यही है। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे किसी समुदाय के पास या किसी लोगों के समूह के पास कृषि योग्य भूमि नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, जो जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होते हैं, उनको पहले जलाते हैं, जला करके उस भूमि को कर देते हैं साफ़, और साफ़ करके फिर उस पर आपकी जो भी है जुताई वगैरह उसकी की जाती है और उस कृषि को उस खेती को जो है, उस ज़मीन को कृषि योग्य बनाया जाता है, ठीक है। जंगलों को काट करके, जंगलों में आग लगा करके या पेड़ पौधे झाड़ियों में आग लगा करके उस ज़मीन को साफ़ करने के बाद में उसकी जुताई उताई करते हैं और उसको कृषि योग्य बनाते हैं, ठीक है। तो वनों को जला करके उनके स्थान पर जगह जगह बदल करके जो खेती की जाती है उसको हम कहते हैं शिफ्टिंग खेती, ठीक है। और ये खेती जो है लगातार एक ही स्थान पर नहीं की जाती, इसमें जगह जो है बदल दी जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर जंगल झाड़ियाँ हैं और वहाँ पर कृषि करनी है, तो उस पूरे क्षेत्र में जो है आग लगा दी जाएगी। आग लगाने के बाद में उस क्षेत्र को साफ़ किया जाएगा, साफ़ करने के बाद में उसकी जुताई वगैरह की जाएगी, उसमें जो भी उर्वरक वगैरह होंगे वो डाले जाएंगे, फिर उस जगह पर खेती की जाएगी। और ये खेती जो है इसकी लिमिटेशन जो लगभग रहती है आपकी, वो लगभग जैसे मान लीजिए 10 साल 15 साल तक, या कभी कभी 5 7 या 8 साल तक, वो ज़मीन के आधार पर डिपेंड करता है। तो जैसे क्या होता है कि जैसे जगह साफ़ करके हमने खेती करना प्रारंभ किया, फिर धीरे धीरे उस जगह की जो उर्वरता होती है, ठीक है, फर्टिलिटी जो उस जगह की होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और जैसे जैसे उर्वरता कम होती चली जाती है तो उस जगह को बदल दिया जाता है, फिर दूसरी जगह ढूंढी जाती है, फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो शिफ्टिंग खेती में वनों को जला करके उनके स्थान पर जगह बदल करके खेती की जाती है। और एक कृषि का नाम आपने सुना होगा, झूम कृषि, ठीक है। झूम कृषि का आपने सुना होगा। तो झूम कृषि भी एक तरह की क्या है, शिफ्टिंग खेती है, ठीक है। झूम कृषि में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो झूम कृषि भी हम कह सकते हैं कि जो शिफ्टिंग क्रॉपिंग होती है, शिफ्टिंग फार्मिंग होती है, उसी का एक प्रकार माना जा सकता है। ज़्यादातर ये जो है जनजातियों में प्रचलित होती है, ठीक है। जैसे आपके जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, नागालैंड वगैरह, आसाम वगैरह, इन जगह पर जो आपकी जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनमें ये खेती का प्रकार जो है ज़्यादा प्रचलित है।
समोच्च कृषि आती है इसके बाद में। समोच्च कृषि जो है ये पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाती है। एक तरह से नालियाँ या मेड़ बना करके जो है छोटे छोटे क्षेत्रों को, छोटे छोटे क्षेत्र जो होते हैं, छोटी छोटी जगहें होती हैं, उनमें क्या कर देते हैं, फसल बो देते हैं। ठीक है, तो आपको समोच्च कृषि में केवल ये याद रखना है कि समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है और इसको हम नालीदार खेती भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नालीदार खेती भी कहते हैं। रोपण कृषि, रोपण कृषि आप जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कोई पौध उगाई जाती है, पौध उगाने के बाद में फिर उसका रोपण किया जाता है जगह जगह पर उसको। जैसे एक खेती तो इस तरह की होती है, डायरेक्ट हमने क्या लिया, खेत है, कोई भी क्षेत्र है जिसमें हमको खेती करनी है, उसमें डायरेक्ट हमने जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, उनको बो दिया और ठीक है, फसल आपकी तैयार हो गई। एक होती है मतलब पहले किसी भी फसल की पौध तैयार की जाती है और उस पौध को हाथों से रोपाई की जाती है उसकी खेतों में जगह जगह पर के, वो रोपण कृषि होती है। और रोपण कृषि से संबंधित आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो रोपण कृषि है ज़्यादातर किस प्रकार की फसलों में यूज की जाती है, जो भी वाणिज्यिक फसलें होती है, यानी जिनको हम स्टोर करके खाने के लिए स्टोर करके नहीं रखते, वो कृषि का प्रकार जो है वो उसका उद्देश्य यही होता है कि उसको उगा करके उस जितना भी वो है उत्पादन होगा उसका, उसको बेच करके अपनी आजीविका कमाना, एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करना। ठीक है, तो वाणिज्यिक फसल की जो है प्रकार है ये रोपण कृषि। रोपण कृषि के द्वारा जो भी वाणिज्यिक फसलें होती हैं उनकी खेती की जाती है, जैसे रबड़ की खेती, चाय की खेती, कहवा की खेती, इस तरह की खेतियाँ जो है रोपण कृषि के अंतर्गत मानी जाती हैं। इसके बाद में आपकी आती है पट्टीदार खेती। पट्टीदार खेती को सीढ़ीदार खेती भी कहा जाता है। ठीक है, ढालदार भूमि पर जो पहाड़ होते हैं, पहाड़, ये भी जो है पट्टीदार और सीढ़ीदार खेती पहाड़ी इलाकों में की जाती है, जहाँ पर भूमि जो है समतल नहीं होती है, एक जैसी भूमि नहीं होती है, बिल्कुल फ्लैट जो है लैंड वहाँ पे नहीं पाई जाती है, फ्लैट ज़मीन नहीं पाई जाती है, वहीं पर आपकी सीढ़ीदार या पट्टीदार खेती की जाती है। तो जो भूमि ढालदार होती है, ठीक है, उस पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए पट्टीदार या सीढ़ीदार खेती को करने का एक सबसे प्रमुख रीजन है मृदा अपरदन को रोकना। ठीक है, मिट्टी के कटाव को, मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी के कटाव को रोकना। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए फसलों को पट्टियों के रूप में, ठीक है, फसलों को पट्टियों के रूप में ढाल के विपरीत दिशा में बोया जाता है और इस तरह की कृषि जो है वो पट्टीदार खेती कहलाती है। मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये इसकी ढाल है, ठीक है, और इधर क्या करेंगे, इसमें इस तरह की पट्टियाँ बनाएंगे, देखिए इस तरह की, ठीक है, इस तरह की पट्टियाँ बना देंगे। तो फसल जो है यहाँ पे भी फसल उगाई जाएगी, फिर यहाँ पे भी फसल उगाई जाएगी, फिर यहाँ पे भी फसल उगाई जाएगी, फिर यहाँ पे भी फसल। तो ये पट्टीदार खेती होती है इस तरह की। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गई होगी पट्टीदार खेती। पट्टीदार, इसको सीढ़ीदार खेती भी कहते हैं, ये भी पहाड़ों पर की जाती है। इसमें ढाल के विपरीत दिशा में जो है पट्टियाँ बना करके फसल को बोया जाता है। अब एक आती है आपकी रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग को हम अविराम कृषि भी कहते हैं। अविराम कृषि इसको क्यों कहते हैं? पहले रिले क्रॉपिंग होती क्या है, एक वर्ष में एक ही खेत में, जैसे कोई खेत है जिस पर खेती की जा रही है और एक ही वर्ष में उससे 3-4 फसलें ले लेना, मतलब कम से कम 4 फसलें उससे लेना। तो खेत जो है कभी भी वर्ष में किसी भी समय जो है खेत जो है वो खाली नहीं रहेगा, उसमें लगातार 4 फसलें उगाई जाएंगी। तो कम से कम एक फसल का जो टाइमिंग होगी वो 2-3 महीने की तो कम से कम होगी ही होगी, आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो पूरे वर्ष जो है खेत में कोई ना कोई फसल लगी रहती है और कम से कम इस संबंध में हम कह सकते हैं कि एक ही खेत से एक वर्ष में लगभग 4 फसलें ली जाती हैं, 4 फसलों का उत्पादन लिया जाता है, उसको हम कहते हैं रिले क्रॉपिंग। और क्योंकि खेत को आराम नहीं मिलता, ठीक है, खेत बिल्कुल किसी भी समय पर खाली नहीं रहता, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अविराम कृषि। यानी इस कृषि में किसी भी प्रकार का कोई विराम नहीं होता है, कोई भी पॉज नहीं होता है, रोक नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमने कृषि के प्रकार देखे। इसके बाद में कृषि के महत्व और कृषि की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ 2-3 प्रकार की कृषियाँ और होती हैं जो कि आपकी सिंचाई के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है, उनको देखते हैं। और उनको देखने के लिए मुझे पहले ये बोर्ड साफ करना पड़ेगा, तो चाहें तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में इसको लिख के फिर आपको बाकी की चीज़ों के बारे में समझाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंचाई के साधनों की उपलब्धता के आधार पर भी कृषि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तर कृषि सबसे पहला, ठीक है, उसके बाद में आता है आर्द्र कृषि और उसके बाद में सिंचित कृषि। वो सारे प्रकार आपने समझे अभी जो मैंने बताए थे आपको। इसके अलावा सिंचाई के साधनों की उपलब्धता के बेस पर, सिंचाई के साधनों की उपलब्धता के आधार पर कृषि को इन 3 भागों में बांटा जाता है, तर कृषि, आर्द्र कृषि और सिंचित कृषि। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तर कृषि कौन सी होती है? जिसको तर कृषि को कहते हैं हम एक तरह से वेट फार्मिंग, ठीक है। तर कृषि, तर का मतलब होता है किसी को बिल्कुल तर कर देना, ठीक है। तो तर कर देना का मतलब क्या है कि इन क्षेत्रों में वर्षा जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है।
जिन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक मात्रा में होती है उन क्षेत्रों में तर कृषि, यानी उन क्षेत्रों की जो कृषि होती है या खेती होती है उसको हम कहते हैं तर कृषि। क्योंकि 200 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है वो पर्याप्त होती है किसी भी फसल को उगाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि जो है, तर कृषि जो है, इसमें सिंचाई के कृत्रिम जो साधन हैं, जैसे मान लो ट्यूबवेल है, जैसे हम कृत्रिम रूप से जो खेतों की सिंचाई करते हैं, जो सामान्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह इन क्षेत्रों में की जाती है, इस प्रकार की सिंचाई की आवश्यकता इस प्रकार की कृषि में नहीं होती है, क्योंकि ये तर कृषि है। और यहाँ जिन क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है उन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? पूर्वी हिमालयी क्षेत्र, ठीक है, इसके अलावा नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, कह सकते हैं हम नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, ईस्ट पूर्वी राज्य हमारे भारत के देखें तो पूर्वी राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य, ये राज्य जो हैं, जैसे उत्तर पूर्वी में देखेंगे तो आप हिमालय के क्षेत्र आ जाएंगे, पूरे पूर्वी हिमालय का पूरा क्षेत्र आ जाएगा। और उत्तर पूर्वी राज्यों में नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन स्थानों पर वर्षा की मात्रा जो है पर्याप्त रहती है, 200 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे वर्षा होती है। और इसी वजह से यहाँ की जो खेती होती है उसको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप ही उसकी सिंचाई हो जाती है। तो इन जगहों पर जो मुख्य फसलें उगाई जाती हैं यानी तर कृषि के अंतर्गत, वो होती हैं चावल और जूट। क्योंकि आप जानते हैं दोनों फसलें ऐसी हैं, इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, चावल को भी पर्याप्त पानी चाहिए, जूट को भी पर्याप्त पानी चाहिए। तो इन स्थानों पर तर कृषि के अंतर्गत चावल और जूट की खेती जो है वो मुख्यतः की जाती है। हालांकि आपको मैं बता चुका हूँ कि जो भी फसलें हैं, चावल, जूट, गेहूँ, गन्ना वगैरह, कपास, इन सभी के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और इन फसलों के लिए इंडिविजुअली किस किस स्थितियों की आवश्यकता पड़ती है, वर्षा कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितना टाइम लेती हैं ये, किस तरीके से इनकी खेती की जाती है, इनका उत्पादन जो है वो हमारे जो करंट में कितना चल रहा है, 2020-21 में कितना हुआ, 2021-22 में कितना होने की संभावना है, इन सारे आंकड़ों को हम अलग से देखेंगे। ठीक है, तो तर कृषि आपको समझ में आ गई। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, सिंचाई की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। पूर्वी हिमालय के क्षेत्र जो हैं और इसके अलावा जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये कृषि मुख्य रूप से की जाती है। इसके बाद में आर्द्र कृषि, ह्यूमिड फार्मिंग इसको कहते हैं। यहाँ पर जो वर्षा होती है ठीक ठाक रहती है, यहाँ पे भी मिनिमम 100 सेंटीमीटर से लेकर के मैक्सिमम 200 सेंटीमीटर तक की यहाँ पे वर्षा होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा होती है। और ये क्षेत्र कौन से हैं? मध्य एवं पूर्वी गंगा के मैदान, इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है, यहाँ पर जो है आर्द्र कृषि की जाती है। सिंचित कृषि, सिंचित कृषि को आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। सिंचित मतलब ऐसी कृषि जिसको सिंचाई करने की हमको आवश्यकता पड़े। इन दोनों क्षेत्रों में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वर्षा की मात्रा ठीक ठाक रहती है, तो जो फसलें होती हैं वो अपने आप जो है बढ़िया तरीक़ा से उग जाती हैं। सिंचित कृषि वो होती है जिसमें वर्षा की मात्रा जो है कम होती है, कृषि के लिए पर्याप्त नहीं होती है, इसी वजह से हमें कृत्रिम रूप से जो है फसलों की सिंचाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो सिंचित कृषि जिन क्षेत्रों में की जाती है उनमें वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, और ये वर्षा जो है कृषि कार्यों के लिए अपर्याप्त मानी जाती है। ठीक है, तो सिंचित कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं नॉर्मली, जो जैसे मान लीजिए कि पंजाब का क्षेत्र हो गया अपना, ठीक है, हरियाणा का हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है ये जो है सिंचित कृषि की जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु वगैरह यहाँ पे भी सिंचित कृषि देखने को मिलती है। ठीक है, और इनमें जो ज़्यादातर फसलें होती हैं वो गेहूँ वगैरह हो गया, आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गया, धान हो गया, इस तरह की जो फसलें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कृषि के महत्व को देखते हैं। राष्ट्रीय आय में योगदान क्या है कृषि का? जीडीपी में कृषि और कृषि से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं उनका योगदान अगर देखें 1951 में, 1950-51 में जीडीपी में, भारत की जीडीपी में कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों का जो कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 55.40% हुआ करता था। 2019-20 के लेटेस्ट आंकड़ों को देखें तो ये जो योगदान है घट करके 17.8% के 17.8% पर लगभग ये आ जाता है। और 2020-21 में जो है ये 19.9% था। ठीक है, तो यहाँ से ये आंकड़े आपको याद रखने। जीडीपी में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान शुरुआत में कितना हुआ करता था? 1950-51 में ये ज़्यादा हुआ करता था, 55.40%। धीरे धीरे ये जो है योगदान घटा है, और इसके घटने के पीछे कारण क्या है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। ये चीज़ें जो हैं इस योगदान के पीछे घटने का जो है प्रमुख कारण है, क्योंकि लोग जो है इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ उनकी जो है
मानसिकता बढ़ रही है। इसके साथ साथ सर्विस सेक्टर में लोग जो है लगातार जाना चाह रहे हैं, सर्विस सेक्टर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो इस वजह से जो कृषि का योगदान है जीडीपी के अंदर वो लगातार घटता चला जा रहा है। ठीक है, और इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि जो भारत में कृषि शोध होते हैं, रिसर्च होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उन्नत बीजों का कैसे मतलब उन्नत बीजों को कैसे बनाया जाए, उर्वरक किस तरीके से अच्छी तरीके से बनाए जाएं, कौन कौन सी ऐसी जैसे फसलें होती हैं तो फसलों के अलग अलग प्रकार के जो हाइजेनिक बीज होते हैं उनका निर्माण कैसे किया जाए। तो ये सब कृषि रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। एग्रीकल्चर पर जो रिसर्च की जाती है, अनुसंधान किए जाते हैं, उससे संबंधित होती हैं। और भारत में कृषि से संबंधित जितने भी शोध हैं, रिसर्च हैं, उस पर बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है। यानी जो इंडिया की जीडीपी है उस जीडीपी का लगभग 0.3% ही कृषि शोधों पर व्यय किया जाता है। ये भी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के जीडीपी में योगदान की जो कमी देखी गई है उसका एक प्रमुख कारण हो सकता है। बाकी की जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका जैसे देश की बात करें तो उसकी टोटल जीडीपी जितनी भी है, उसकी जितनी भी टोटल जीडीपी है, उस जीडीपी का लगभग 4% हिस्सा, 4% हिस्सा अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो ये बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। 4% हिस्सा जो है वो कृषि से संबंधित जो रिसर्च होती है, शोध होते हैं, उन पर खर्च किया जाता है। ठीक है, तो भारत में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों का जीडीपी में या राष्ट्रीय आय में योगदान जो है वो इसी वजह से कम हुआ है, क्योंकि सबसे पहला कारण तो ये है कि यहाँ पर जो रिसर्च होती है कृषि से संबंधित, उनमें जीडीपी का बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है। इसके अलावा जो लोग हैं वो शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, गांवों से निकल के शहरीकरण की जा रहे हैं, खेती से उनका अलगाव होता जा रहा है। सर्विस सेक्टर की तरफ लोगों का अट्रैक्ट होना भी इसका एक मेन रीजन माना जा सकता है। रोजगार की दृष्टि से कृषि का क्या महत्व है, अगर देखें 1950-1951 में तो जो कार्यशील जनसंख्या थी भारत की, उस कार्यशील जनसंख्या का लगभग 69.5% हिस्सा 69.5% हिस्सा जो था वो कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र में लगा हुआ था। और धीरे धीरे जो रोजगार है कृषि के क्षेत्र का वो धीरे धीरे क्या हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि लोग, मैंने बताया आपको, सर्विस सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ जो है लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। औद्योगिक विकास के लिए भी कृषि अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तभी होगा जब उनके लिए कच्चा माल प्राप्त होगा। और कच्चा माल उद्योगों के लिए कहाँ से प्राप्त होता है, जाहिर सी बात है कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है वहीं से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो कच्चा माल होता है वो उसकी उपलब्धता यहीं से सुनिश्चित की जाती है। जैसे आप देखेंगे कि चीनी की जो मिलें हैं, चीनी की मिलों के लिए कच्चा माल क्या है, गन्ना। गन्ने की उपलब्धता कहाँ से होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर से होगी। बुनाई के लिए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, इसके लिए जो है कच्चा माल कपास की जो फसल होती है वहाँ से प्राप्त होता है, तो ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर से प्राप्त होता है। ठीक है, तेल उद्योग जो है, तेल उद्योग के लिए सरसों हो गया, सोयाबीन हो गया, आपका अलग अलग चीज़ें जिनसे तेल निकाला जाता है, उन सभी की उपलब्धता जो है कृषि के क्षेत्र से ही सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, तो औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी कृषि का बड़ा महत्व है। कुछ विशेषताएं देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर की, भारतीय कृषि की। तो भारतीय कृषि सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि भारतीय कृषि जो है वो किस पर डिपेंड करती है, मानसून पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये मानसून पर डिपेंड करती है। और भारत का जितना भी टोटल भूमि है उसके 51% भाग पर कृषि से संबंधित क्रियाओं का मतलब यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं, कृषि से संबंधित क्रियाओं का मतलब ये बता रहे हैं केवल फसल उगाना, केवल फसल उगाने की बात हो रही है। तो 51% पर केवल फसल उगाई जाती है। इसके अलावा 4% जो भूमि है भारत की वो चारागाह के रूप में है। ठीक है, चारागाह भूमि मानी जाती है। 21% आप जानते होंगे, 21% भूमि पर जो है वनों का विस्तार है। और 24% भूमि ऐसी है जिस पर किसी भी प्रकार की खेती नहीं की जा सकती, खाली पड़ी है, बंजर है। ठीक है, जिस पर कृषि से संबंधित पर्याप्त दशाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जो भूमि है उसकी उर्वरता बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये पूरा एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया भारत की भूमि का। 51% कृषि, 4% चारागाह, 21% पर वन, 24% भूमि जो है वो बंजर है। इस 51% भूमि में से 28% भाग जो है वो ही केवल सिंचित है। समझ रहे हैं, सिंचित का मतलब 28% जो भाग है वो उस पर कृत्रिम रूप से सिंचाई की जाती है, सिंचित। ठीक है, यानी हम ट्यूबवेल के द्वारा, बोरवेल के द्वारा जो है इसकी सिंचाई करते हैं कृत्रिम रूप से, वो 28% भूमि का हिस्सा है। बाकी का जो 72% हिस्सा है, 72%, किसका 72%? इस 51% का, जिस पर कृषि की जा रही है उसका लगभग 28% हिस्सा सिंचित है। यहाँ पानी के साधन उपलब्ध हैं, पानी की उपलब्धता है। और बाकी का जो 72% हिस्सा, मतलब एक बड़ा हिस्सा जो है वो किस पर डिपेंड है, वर्षा पर निर्भर है। यानी वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, वर्षा होगी तो फसल हो जाएगी। तो कह सकते हैं एक तरह से गैम्बलिंग है ये। ठीक है, एग्रीकल्चर की गैम्बलिंग
गेमिंग है, कृषि का जुआ है। इसीलिए भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, इसीलिए भारतीय कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। ठीक है, मानसून के ऊपर ही ये डिपेंड रहती है, ज़्यादातर हिस्सा जो है भारतीय कृषि का मानसून पर डिपेंड है, इसीलिए इसको मानसून का जुआ कहते हैं। खाद्यान्न फसलों की अधिकता, भारतीय कृषि जो है उसमें ज़्यादातर जो फसलें उगाई जाती हैं वो खाद्यान्न से संबंधित होती हैं, गेहूँ, चावल, जौ, ठीक है, बाजरा वगैरह, ज्वार वगैरह, ये सभी खाद्यान्न में आ जाते हैं। तो खाद्यान्न फसलों की अधिकता जो है भारतीय कृषि में ज़्यादा है, और लगभग भारत की जितनी भी भूमि है जिस पर कृषि की जाती है उससे कृषित भूमि का लगभग 64.8%, 64.8% हिस्से पर जो है खाद्यान्न उगाए जाते हैं। ठीक है, खाद्यान्न संबंधी जो फसलें हैं उनकी खेती की जाती है। इसके अलावा भारत की जो अधिकांश जनता है वो कृषि पर डिपेंड है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था जब पहली क्लास ले रहे थे कि भारत की लगभग 68.8%, ये 2011 की जनगणना के आधार पर जो है आंकड़ा है, 68.84% जनसंख्या जो है वो भारत की कैसी है, ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है भारत की ग्रामीण है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि भारत गांवों में बसता है, और ये चीज़ किसने कही थी, ये महात्मा गांधी ने कही थी। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसको बिल्कुल याद रखें। भारत की ज़्यादातर जनसंख्या ग्रामीण है, ग्रामीण जनसंख्या के कारण ही महात्मा गांधी ने ये कहा था कि भारत कहाँ बसता है, गाँवों में बसता है, ये आपको याद रखना है। इस 68.84% ग्रामीण जनसंख्या का 70% हिस्सा जो है वो किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। ठीक है, इसके अलावा भारत में बहुप्रकारीय खेती की जाती है। बहुप्रकारीय मतलब एक ही तरह की खेती नहीं की जाती, अलग अलग जो है फसलों की खेती की जाती है, क्योंकि भारतीय लोगों की आवश्यकताएं भी अलग अलग हैं, ग्रामीण जनसंख्या की आवश्यकताएं भी अलग हैं। उन्हें खाने के लिए अनाज चाहिए, ठीक है, सब्जी बनाने के लिए तेल चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, तो सब्जियों की खेती हो गई। ठीक है, तेलीय जो तिलहन होते हैं, तिलहन फसलें होती हैं, जैसे सरसों हो गई, आपके तिल हो गए, सोयाबीन हो गए, इनकी खेती हो गई। खाने के लिए गेहूँ चाहिए, चावल चाहिए, जौ चाहिए, ठीक है, बाजरा चाहिए, तो इनकी भी जो खाद्यान्न की खेती अलग होगी। तो मतलब खेती के जो प्रकार हैं भारत में वो बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रकार जो है पाए जाते हैं खेती के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भारतीय कृषि की एक विशेषता है कि यहाँ पर बहुप्रकारीय खेती की जाती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, कृषि बेरोजगारी यहाँ पर अधिक पाई जाती है। कृषि के क्षेत्र में बेरोजगारी का आधिक्य पाया जाता है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय कृषि में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसका प्रकार क्या है। हालांकि बेरोजगारी से संबंधित एक वीडियो अलग बनाएंगे कि कौन कौन सी प्रकार की बेरोजगारियाँ होती हैं, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कृषि की बात कर रहे हैं, तो कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें जो बेरोजगारी है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो भारतीय कृषि का जो क्षेत्र है उसमें बेरोजगारी का आधिक्य पाया जाता है, अधिकता पाई जाती है। और प्रश्न उठता है कि भारतीय कृषि के अंतर्गत जो बेरोजगारी पाई जाती है उसका प्रकार कौन सा है। तो भारतीय कृषि में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, इसको मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। छिपी मतलब बेरोजगारी आपको दिखेगी नहीं, आपको आदमी काम करता दिखेगा लेकिन उस काम के अनुरूप उसको क्या नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। ये छिपी हुई बेरोजगारी है, काम तो करेगा आदमी लेकिन पैसा नहीं दिखेगा। इसको हम मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी ऐसी होती है कि जैसे मान लो कि किसी फसल का कोई मौसम आ रहा है, कोई फसल बुआई हो रही है, फसल बुआई हो गई तो फसल से बुआई से संबंधित मान लो खेतों में नराई करना, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फसल अगर बोई जा रही है उस संबंध में कृषि से संबंधित क्षेत्र में जो है लोगों को रोजगार मिलता जाता है। लेकिन फसल बो दी गई है, उसके बाद में जब तक वो कटेगी तब तक ज़्यादा काम नहीं रहता, सिंचाई विचाई काम रहता है जो आदमी खुद अपने आप कर लेता है। तो जो बाकी के ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है या जो भूमि से संबंधित क्रियाकलापों से जुड़े हुए नहीं हैं तो उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि एक मौसम ही आता है फसल का, एक समय ऐसा आता है वर्ष के अंदर जब खेत खाली रहते हैं, कोई काम नहीं रहता, तो उस टाइम पर वो बेरोजगार रहते हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी है। और एक प्रच्छन्न बेरोजगारी का प्रकार भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये जो टर्म है, ये पद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लेना। वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेकिन इसको वैसे ही समझ सकते हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है अगर कोई जगह पे कोई काम है, 2 आदमियों का काम है, वहाँ पर 10 आदमी लगे हुए हैं, ज़बरदस्ती लगाए गए। मान लो 2 आदमियों को एक कोई काम है और 2 आदमियों का वो काम है और वो काम 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मान लो उस काम के लिए 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो 1000 रुपये किन में बचेंगे, कितने लोगों में बटेंगे, ये इन दोनों लोगों में इनका डिवाइडेशन हो जाएगा तो इनको 500 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है कि ये वाला जो काम था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, 2 आदमियों का काम है, इसमें 10 आदमी लगा देंगे। ठीक है,
10 आदमी लगा दिए, पैसा उतना ही है, पैसा थोड़ी बढ़ जाएगा, पैसा तो जिस काम के लिए निर्धारित किया गया है वो पैसा उतना ही रहेगा। तो उस एक काम को 2 लोग कर रहे थे, 1000 रुपये का काम था, 500-500 दोनों के हिस्से में आ रहे थे। अब इसी एक काम में जो कि 2 आदमियों का काम है, इसमें 10 आदमी लगे हुए, ठीक है, 10 आदमी लगे पड़े हैं इसमें, और 10 आदमी लगे पड़े हैं तो कितना कितना हिस्सा आया, 100-100 रुपये हिस्से में आए सबके में, ठीक है, केवल 100-100 रुपये मिले, तो इसको कह लेंगे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, कि काम जहाँ पर कम काम है वहाँ पर ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ चाहिए, तो इस वजह से वो लगे हुए हैं। तो इस तरह की बेरोजगारी जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कही जाती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। लगातार जो है ग्राम समाज विकास की क्लासेस चल रही हैं, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, क्लास जो है 2-3 दिन नहीं आ पाई थी। अब रेगुलर क्लासेस जो है, कल भी एक क्लास जो है आपके लिए, जो पुराने समय में जो भूमिवर्ती जो कब्जा हुए करते थे, भूमि की जो व्यवस्था थी, भू राज्य व्यवस्था थी, उससे संबंधित वीडियो आपने देखी, जिसमें हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था के बारे में बात की। आज हमने कृषि के बारे में बात की, और कृषि जो टॉपिक है इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये माना जा सकता है। अभी तो हमने केवल ये स्टार्ट किया है कृषि के बारे में, अभी हमने केवल कृषि को समझा, कृषि के प्रकारों को समझा, कृषि का क्या महत्व है हमारी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, इसके साथ साथ कृषि जो है, कृषि की विशेषताएँ क्या हैं, इनके बारे में हमने जाना। इसके बाद में फसलों के प्रकार, रबी की फसल क्या होती है, जायद की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल क्या होती है, कौन कौन सी फसलें इनके अंतर्गत आती हैं, क्या क्या स्थितियां होती हैं इनके उगाने के लिए, ठीक है, कितना इनकी समयावधि होती है, कितने समय में फसल पक के तैयार हो जाती है, इनके बारे में, यानी कृषि का जो टॉपिक चलेगा वो करीबन 3-4 वीडियो इसकी हम बनाएंगे, कृषि संबंधित फसलों के बारे में बनाएंगे, ठीक है। और कृषि से संबंधित उपकरण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो है आगे चलती रहेंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।